सितंबर 2018 की अल सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट 101 दिल्ली से 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर न्यूयॉर्क पहुंचती है। यह एयर इंडिया की एक रेगुलर फ्लाइट थी और 12 घंटे पहले जब इस सफर की शुरुआत हुई थी तब इस फ्लाइट के साथ हमेशा की तरह सब कुछ सामान्य था। लेकिन जब यात्रा के आखिरी पड़ाव में ये प्लेन न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट की तरफ अप्रोच कर रहा था तब इसके साथ जो हो रहा था वो बेहद ही डरावना था। इस वक्त तक इस प्लेन में ILS समेत 5 सेंसिटिव सिस्टम फेल हो चुके थे। कॉकपिट के बाहर न्यूयॉर्क के आसमान में सिर्फ बादल ही बादल थे और मौसम बेहद ही खराब था। पायलट्स के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था क्योंकि पायलट्स को रनवे दिखाई नहीं दे रहा था और इस तरह के मौसम में उनके लिए बिना ILS सेंसर लैंड कर पाना नामुमकिन था। प्लेन का फ्यूल लगभग खत्म हो चुका था और अगले कुछ मिनटों में इस प्लेन के साथ जो हुआ उसने फ्लाइट 101 का नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 11 सितंबर 2018 की अर्धरात्रि से। रात तकरीबन 2 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट 101 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली ये फ्लाइट एयर इंडिया की सबसे बिजी फ्लाइट्स में से एक थी। प्लेन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक भरा हुआ था। पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिलाकर लगभग 370 लोग इस प्लेन के साथ उड़ान भरने वाले थे और ये प्लेन पाकिस्तान, रशिया, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा से होते हुए अमेरिका पहुंचने वाला था। 11 सितंबर की इस फ्लाइट के लिए जो प्लेन था वो था बोइंग 777-300ER। ये प्लेन पिछले 9 सालों से एयर इंडिया के लिए फ्लाई कर रहा था और इसे अपनी इस 15 घंटे लंबी यात्रा में तकरीबन 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। किसी भी रेगुलर उड़ान के लिए बोइंग 777-300 में 2 पायलट ही काफी होते हैं, लेकिन क्योंकि ये उड़ान इतनी लंबी थी इसलिए वर्कलोड मैनेज करने के लिए इसमें 2 मेन पायलट्स के साथ 2 रिलीफ पायलट भी थे। इस प्लेन के कैप्टन इन कमांड थे 49 वर्षीय रुस्तम पालिया जिन्हें लगभग 3500 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। उनके साथ थे सेकंड सीनियर कमांडर ऑन बोर्ड कैप्टन सुशांत सिंह और फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन विकास व कैप्टन DS भट्टी। अब उड़ान से पहले होने वाले सभी जरूरी प्रोसीजर खत्म होने के बाद प्री फ्लाइट ब्रीफिंग शुरू होती है और इसी दौरान पायलट्स को पता चलता है कि प्लेन का ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी APU फेल हो चुका है। यह सिस्टम फेलियर शुरुआत थी उन तमाम घटनाओं की जो आगे चलकर इस प्लेन के साथ होने वाली थी। APU किसी भी एयरक्राफ्ट के टेल कोन में मौजूद एक छोटा सा गैस टरबाइन इंजन होता है जो किसी एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन बंद होने की स्थिति में उसके जो जरूरी फंक्शन होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। आमतौर पर बोइंग 777 जैसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट में APU इतना जरूरी नहीं माना जाता है, इसलिए फ्लाइट 101 के पायलट्स ने भी इस बार इतना ध्यान नहीं दिया और लगभग 1 घंटे देरी के बाद भारतीय समय अनुसार रात के तकरीबन 3 बजे ये प्लेन टेक ऑफ करता है। फ्लाइट 101 को टेक ऑफ किए लगभग 40 मिनट बीत चुके थे। इस समय ये पाकिस्तानी एरोस्पेस में था और लगभग 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर क्रूज कर रहा था और यही वो समय था जब इस फ्लाइट से जुड़ी हुई अगली समस्या की शुरुआत होती है। कॉकपिट में पायलट्स के सामने अचानक वार्निंग आती है सिंगल सोर्स रेडियो अल्टीमीटर, जिसका मतलब था कि प्लेन के 3 में से 2 रेडियो अल्टीमीटर फेल हो चुके थे। रेडियो अल्टीमीटर किसी भी एयरक्राफ्ट का वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसे बताता है कि वो आसमान में कितनी ऊंचाई पर है। ये सिस्टम काम कुछ ऐसे करता है कि ये प्लेन से नीचे जमीन की तरफ कुछ तरंगे भेजता है और जब ये तरंगे जमीन से टकराकर वापस ऊपर आती हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट नोटिस करता है कि ये कितने टाइम में वापस आई और उस टाइम के हिसाब से ये पता लगाता है कि प्लेन किस हाइट पर है। बोइंग 777 जैसे एयरक्राफ्ट में 3 रेडियो अल्टीमीटर होते हैं ताकि इनमें से अगर कोई एक भी खराब हो जाए तो बाकी 2 की मदद से सही रीडिंग का पता चल सके। लेकिन फ्लाइट 101 के 3 में से 2 रेडियो अल्टीमीटर जा चुके थे और अब सिर्फ एक ही अल्टीमीटर बचा था, इसलिए ये भी कंफर्म नहीं हो सकता था कि ये अल्टीमीटर भी सही रीडिंग दे रहा था या नहीं। हालांकि हाल फिलहाल तो ये फेलियर पायलट्स के लिए कोई चिंता की बात नहीं थी क्योंकि जब प्लेन हवा में होता है तब रेडियो अल्टीमीटर की इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती। इसकी जरूरत तो तब पड़ती है जब कॉकपिट के बाहर मौसम खराब हो और पायलट्स को लैंड करने के लिए एग्जैक्ट हाइट जाननी होती है। लेकिन जब ये कहानी अपने अंतिम दौर में पहुंचेगी और ये प्लेन लैंड करने वाला होगा तब आप समझेंगे कि ये कितना खतरनाक फेलियर था। टेक ऑफ करने के सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर इस प्लेन के साथ बैक टू बैक 2 फेलियर होने के बाद अब अगले 10 घंटे तक सब कुछ शांत रहता है। लेकिन जैसे ही ये प्लेन ग्रीनलैंड के पास पहुंचता है तो अचानक कॉकपिट में पायलट्स के सामने एक और वार्निंग आती है TCAS फेल, यानी प्लेन का TCAS सिस्टम खराब हो चुका था। ये इस प्लेन का तीसरा सिस्टम फेलियर था और इस वक्त प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर था और ये न्यूयॉर्क से सिर्फ 3 घंटे दूर था। TCAS का मतलब होता है ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। जब हवा में कोई 2 प्लेन एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं तब दोनों ही प्लेन में लगा TCAS सिस्टम कॉकपिट में बैठे पायलट्स को टकराव से बचने के लिए गाइड करता है। TCAS सिस्टम का यूज मेनली या तो प्लेन के टेक ऑफ के वक्त होता है या फिर किसी भीड़ भाड़ वाले रूट पर होता है। लेकिन फ्लाइट 101 के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि पायलट्स के लिए ये सिस्टम फेलियर भी इतना बड़ा सर दर्द नहीं था। पर इसका मतलब ये भी नहीं था कि पायलट्स इस वक्त पूरी तरह शांत थे क्योंकि पिछले कुछ घंटों में एक के बाद एक इस प्लेन के 3 सिस्टम फेल हो चुके थे। सबसे पहले इसका APU गया, उसके बाद रेडियो अल्टीमीटर और अब TCAS सिस्टम। ये फेलियर शायद किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। पायलट्स के लिए किसी डरावने सपने की तरह था, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए वो न्यूयॉर्क की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अगले 3 घंटों के लिए सब कुछ ठीक रहा और स्थानीय समय के अनुसार सुबह के तकरीबन 6:10 पर यह फ्लाइट न्यूयॉर्क पहुंच जाती है। इस समय न्यूयॉर्क के आसमान में मौसम बेहद ही खराब था। प्लेन के चारों तरफ बादल ही बादल थे। पायलट्स के सामने सिर्फ 200 फीट की वर्टिकल विजिबिलिटी थी जो कि ना के बराबर थी। लैंडिंग के लिए पायलट्स ATC से कांटेक्ट करते हैं। Good morning, Air India 101, final 4 right. India 101 heading San Diego, good morning, you're following an Embraer short final, 10404, RVR 3000, runway 4 right, clear to land. 4 right, clear to land, Air India 101.
एटीसी से क्लियरेंस मिलने के बाद पायलट सब रनवे की तरफ अप्रोच करते हैं और यहीं पर उनके सामने आता है इस प्लेन से जुड़ा हुआ चौथा फेलियर। लैंडिंग के लिए जब पायलट्स आईएलएस की तरफ देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि प्लेन का आईएलएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम फेल हो चुका था। यह फेलियर अब तक इस प्लेन से जुड़ा सबसे खतरनाक सिस्टम फेलियर था, क्योंकि जब कॉकपिट के बाहर मौसम खराब हो तब आईएलएस किसी एयरक्राफ्ट को लैंड करवाने के लिए सबसे जरूरी इंस्ट्रूमेंट होता है। आईएलएस को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब कोई एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है तब रनवे के दोनों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे एंटीना लगे होते हैं जो लगातार प्लेन में मौजूद आईएलएस को स्पेशल रेडियो सिग्नल्स भेजते रहते हैं, जिनके जरिए पायलट्स और प्लेन को पता चलता है कि वे कितनी ऊंचाई पर हैं और रनवे किस तरफ है। यानी एक तरह से खराब मौसम में आईएलएस प्लेन को सही रास्ता दिखाता है। अब अगर फ्लाइट 101 की तरह किसी प्लेन का आईएलएस खराब हो जाता है तो पायलट के पास एक दूसरा रास्ता भी होता है। कैप्टन प्लेन को मैनुअली रनवे की तरफ मोड़ते हैं और फिर रनवे की पोजीशन जानने के लिए एलनेव वीनेव अप्रोच अपनाते हैं। एलनेव वीनेव अप्रोच को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही एलनेव वीनेव भी जीपीएस का इस्तेमाल कर प्लेन को गाइड करता है। लेकिन एलनेव वीनेव अप्रोच के लिए पायलट्स को रनवे दिखाई देना जरूरी था और फ्लाइट 101 की कॉकपिट के बाहर आसमान में बादल थे, इसलिए सितंबर की वो सुबह फ्लाइट 101 के लिए इतनी भी आसान नहीं थी। अगर पायलट्स रनवे देखने के लिए एक मिनिमम हाइट से नीचे जाते तो प्लेन क्रैश भी हो सकता था। लेकिन इन तमाम दिक्कतों के बावजूद कैप्टन लैंडिंग के लिए गियर डाउन करते हैं और इसी वक्त कॉकपिट में एक और वार्निंग मैसेज आता है, लैंडिंग गियर नॉट फुल्ली डाउन, यानी प्लेन के लैंडिंग गियर पूरी तरह से डाउन नहीं हुए थे। ये इस प्लेन का 5वां फेलियर था। पायलट्स तुरंत एक छोटा सा चेकअप करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि प्लेन के लैंडिंग गियर में कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो बस एक फॉल्स अलार्म था। हालांकि इस फॉल्स अलार्म से लैंडिंग पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन इन सबसे पायलट्स इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने लैंडिंग के लिए सेकंड अटेम्प्ट करने का फैसला लिया और प्लेन को वापस 2000 फीट की ऊंचाई पर ले गए। सेकंड अटेम्प्ट से पहले पायलट्स एटीसी से कांटेक्ट कर उन्हें पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं और उनसे लैंडिंग के लिए थोड़ा और वक्त मांगते हैं। And radar 101, could we have longer vectors? We were facing some instrument problems as well. Was that the reason for the go on? There were a lot of issues involved, so we tried to sort that out. If we can even continue with this approach. अब खुद को पूरी तरह तैयार कर फ्लाइट कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वे वीनेव अप्रोच से मैनुअल लैंडिंग ही करेंगे। लेकिन ये लैंडिंग बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि इस लैंडिंग के लिए पायलट्स को कम से कम 600 फीट की क्लाउड सीलिंग चाहिए थी और जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर सिर्फ 200 फीट की ही क्लाउड सीलिंग थी। क्लाउड सीलिंग उस ऊंचाई को कहा जाता है जहाँ पर आसमान में सबसे निचले बादल होते हैं। जेएफके एयरपोर्ट की 200 फीट क्लाउड सीलिंग का मतलब था कि रनवे और बादलों के बीच की ऊंचाई सिर्फ 200 फीट थी और इतनी कम ऊंचाई पर पायलट्स के लिए लैंड कर पाना असंभव के करीब था। अगर प्लेन का आईएलएस ठीक होता तो ये कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब ऐसा नहीं था। इसलिए एटीसी पायलट्स को बोस्टन या वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर लैंड करने की सलाह देती है और यहीं पर इस फ्लाइट की क्रू के सामने आती है प्लेन से जुड़ी हुई छठी और आखिरी समस्या। इतनी देर से लगातार एयरपोर्ट के इर्द गिर्द फ्लाई करने के कारण अब प्लेन का फ्यूल खत्म होने के